नमस्कार दोस्तों, आज हम ये हेल्थ सीरीज का पार्ट 3 करेंगे और बजट सीरीज का ये छठा लेक्चर होगा। हमने पहले दो लेक्चर्स के अंदर किस तरीके की घोषणाएं की गई हैं, जो रोड मैप दिया गया है, उसकी समस्त चुनौतियों पे हमने बात की थी, उसकी फिजिबिलिटी पे हमने बात की थी, उसकी एक तरीके से प्रासंगिकता, उसकी कमियां, उसका एक तरीके से हमने सब कुछ उसमें देखा था कि जो सरकार की तरफ से कहना था, आंकड़ों का क्या कहना था। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम इसका क्रिटिक देखेंगे और उस शब्दावली पे गौर करेंगे, उस वर्डिंग्स पे गौर करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्योंकि आपको अगर क्रिटिक एक लिखना आता है या क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना आएगा तो फैक्ट के साथ उनको मिला करके जो आंसर्स लिखने की जो एक एबिलिटी होनी चाहिए, खास करके यूपीएससी एग्जाम के लिए या इंटरव्यू सेशंस के लिए, उसमें एक हेल्प मिलती है कि आप इसको क्रिटिकली कैसे देखते हैं। तो हम उसकी तरह से इसको हम एक एनालिसिस करेंगे इसका। तो इसमें चलिए हम इसको शुरू करते हैं और खास करके आंकड़ों के अंदर जो जिससे सवाल बनेंगे तो उनको किस तरीके से ये देखा जाएगा। तो इसमें जो बुनियादी चीज है, सबसे पहले अगर हम कहें कि ये एक प्रमुख स्तंभ रहा है, जो 6 स्तंभों की जो बात की गई थी बजट के अंदर, उसमें जो ये कहा गया कि जो इसका एलोकेशन है ये आपका 2,23,846 करोड़ का जो एलोकेशन है, भारी भरकम। लेकिन अगर इसे देखा जाए बड़े पैमाने पर तो ये ज़्यादा नहीं है। जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरीके से मैंने दोनों लेक्चर्स के अंदर लास्ट जो है मैंने कहा था कि जो हमारी जो मौजूदा हेल्थ केयर की स्थिति है, आंकड़े जो बताते हैं और सरकारी आंकड़े जो बताते हैं, भयावह स्थिति है। इसके बाद जो है कि अब इसमें जो सवाल आता है, आप कहेंगे कि 137% का इंक्रीज है, हर जगह हमने यही देखा है। लेकिन ये जो एलोकेशन है ये 118% का जंप है। अगर आप इसका आर ई देखेंगे, यानी कि अगर आप इसका रिवाइज एस्टिमेट देखेंगे, तो आपका सही आंसर होगा 118% का जंप है ये। तो इसके साथ अगर क्वेश्चंस आता है तो आप 137 पे ना लगा दें। अगर उसमें आर ई लिखा है, रिवाइज एस्टिमेट्स लिखा है, तो आप 118 पे लगाएंगे इस पे टिक। इसके बाद अगर हम बात करें ये कोविड के लिए जो भारी भरकम है, हम उसको एक अलग से क्रिटिक करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं, कोविड के लेकर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसने की कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, उसने कहा है कि जो एलोकेशन दिया गया है कोविड को लेकर के वो पर्याप्त नहीं होगा हमारी जनसंख्या के लिए। लेकिन कम से कम जो है वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, जिन तक ये मदद जानी चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनके लिए तो ये शायद पर्याप्त हो इसके अंदर। लेकिन इसमें और ज्यादा रकम बढ़ाने की गुंजाइश है। तो ये जो है, अब ये देखिए कि जो इंक्रीज एलोकेशन हुई है, जो 137% की जो बात की जा रही है वित्त मंत्री के द्वारा, वो कैलकुलेट किया गया है आपका बजट एस्टिमेट के ऊपर। बजट एस्टिमेट जो 2020-21 का था उसके ऊपर जो कैलकुलेट किया गया है, तब जाकर के ये 137 आया। लेकिन इसमें भी तमाम दिक्कतें हैं। उसमें से जो बुनियादी दिक्कतें हैं, अब इस जो जो मेजर पार्ट है, जो इंक्रीज का जो एलोकेशन हुआ है फॉर हेल्थ एंड वेलबींग जो है, ये आपको एक तो कोविड की तरफ से है, और दूसरा जो इसमें बुनियादी जो पोर्शन आया है वो ये आया है आपका जो फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट थी वाटर सैनिटेशन और हेल्थ के लिए, और जो ओवरऑल एलोकेशन था ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का, उसका पैसा भी इन्होंने इसमें जोड़ दिया है। इसलिए ये फिगर जो है आपको 2,23,846 करोड़ की दिख रही है। इन फिगर का भी हम पूरा बारीकी से इसका एनालिसिस करेंगे, इसको हम देखेंगे। चलिए हम इसको अगर आगे बढ़ा दें हम, तो इसमें जो बुनियादी बात निकल करके आई है वो ये आई है कि जो कोविड के बाद जो हमारे को हेल्थ केयर की हकीकत पता चली, जो हमने देखा खास करके मुंबई में और महाराष्ट्र में, जिस तरीके से हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, जिसमें केसेस बढ़े और जो हमारे पास वेंटिलेटर्स भी नहीं थे। तो तमाम बातें कोविड ने हमें उजागर कर दी। हम एक तरीके से हमें बताया कि हमारी हेल्थ केयर कितनी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में पहुंच चुकी थी। तो उसको लेकर के जो एक उसको रिवैम्प करने की कोशिश है, उसके तौर पर ये बजट देखा जा रहा है। लेकिन मैं भी कहूँगा कि ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक अच्छी कोशिश के तौर पर। और इसके जो रिजल्ट आएंगे, हम इसको 3 से 4 साल के बाद ही इसका आकलन कर पाएंगे कि ये जो कोविड के बाद जो पहला बजट था वो उसकी क्या प्रासंगिकता रही, खास करके हेल्थ सेक्टर को लेकर के। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो हम ये इसमें पाते हैं कि अगर हम कोविड के लिए अगर हम कहें कि जो डोज है आपकी 250 रुपये की जो है, 500 रुपये की 2 डोज पड़ेगी, तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर ये जो होगी, ये आपका 200 मिलियन पीपल से ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगी किसी भी सूरत में। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक एक तरीके से जो लो, इसको साथ में ये भी इसमें कहा गया, जो लो टर्नआउट आ रहा है नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर, उसको हवाले से ये कहा गया, या उसका ये एक फाइंडिंग्स तौर पर निकल करके आया है। अब अगर हम बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो जिसने कि एक तरीके से ये आगे बढ़ चढ़ के इसने काम किया कोविड के अंदर, कोविड रिस्पांस के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से, तो जो इसके लिए जो एलोकेशन है ये नीचे की तरफ गिरा है, लगभग लगभग आपका 11%। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। अगर आप जब क्रिटिक लिखेंगे तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। इसके बाद जो होगा, जो एक्सपेंडिचर बजट है आपका, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड रिसर्च के लिए, वो थोड़ा सा गिरा है। लेकिन अगर आप इसका रिवाइज एस्टिमेट देखेंगे तो इसका जो है ये 24% जो है ये ज्यादा दिखाएगा आपका बजटरी एलोकेशन के 2020-21 से, अगर आप इसको कवर करेंगे तो। यानी कि रिवाइज एस्टिमेट
इसका बड़ा दिखेगा, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो इसका 11 गिर गया। लेकिन अगर आप जो डिपार्टमेंट है हेल्थ और मिनिस्ट्री जैसे रिसर्च है ये थोड़ा सा गिरे हैं, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट में ये आपका करीब करीब 24% जो है ये बजटरी एलोकेशन के ऊपर जाएगा। तो इसके बाद अगर हम ये देखें कि जो अनाउंस हुई है बड़े जो फैनफेयर के साथ, एक तरीके से CSS यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है बहुत महत्वाकांक्षी है सरकार की, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके लिए जो आउटले दिया गया है बजट के प्राविधानों के अंदर जो कहा गया है वो 64,180 करोड़ का है। लेकिन इसमें एक तरीके का कैच है, वो ये है कि ये इसको 6 साल के लिए स्प्रेड आउट कर दिया गया है ताकि ये हेल्थ केयर को बूस्ट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को खास करके रूरल एरियाज में ग्रास रूट लेवल्स पे जा सके। तो आप ये देखें 10,000 का एलोकेशन है प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना के लिए, 137 करोड़ की आबादी है, तो ये कैसे इसको संभालेगा? तो ये एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी, निकल करके आएगा। लेकिन बहरहाल सरकार ने इसके लिए ये कहा है, लेकिन ये पर्याप्त किसी भी सूरत में नहीं है। इसको अगर बात हम देखें कि किस तरीके से आपकी कैपेसिटीज जो हैं जो हेल्थ केयर के अंदर जो स्टैगरिंग हैं, जो एक तरीके से हमें चौंकाती हैं, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम्स हो, कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस का उसमें बढ़ाया जाए, इसको न्यू इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए और जो एग्जिस्टिंग है उनको बेहतर किया जाए, उसमें R&D को दिया जाए। तो इसमें एक तरीके से जो न्यू और इमर्जिंग डिजीजेज हैं, जैसे कि मैंने WHO के हवाले से पिछले 2 लेक्चर्स में काफ़ी बातें की थी, 2030 तक के आंकड़े उसमें दिए गए थे। तो अगर हम ये स्कीम्स देखें जो हमें पेंडेमिक से सीखने को मिलता है, तो इसके किस तरीके से हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स ये सारा कुछ किया WHO के साथ साउथ ईस्ट एशिया में क्या होगा, बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज, 4 रीजनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये वायरोलॉजी, तो ये इस योजना के ये महत्वपूर्ण मध्यम है, ये पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इसको अगर हम देखें जो ब्रॉड कंटूर्स की अगर आप जैसे बात करते हैं या स्कीम्स के जो फाइनर पॉइंट्स हैं या जो एक तरीके का स्प्रेड आउट है, उसके मुताबिक जो है ये 17,788 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की तरफ भी इसने तवज्जो दी है या इसकी तरफ इंगित किया है या इसको कहा है कि ये होना चाहिए। तो एक तरीके से क्रिटिकल केयर की तरफ बिल्डिंग है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स जो हो 602 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो, 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये इसके कंटूर्स हैं यानी कि ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं इन प्लान्स के, तो ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की बात की गई है, जो 33 एग्जिस्टिंग है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। तो वेरियस पॉइंट ऑफ एंट्री जैसे उस पर ख्याल रखने को कहा गया, जैसे 32 एयरपोर्ट्स हैं आपके, 11 सी पोर्ट्स हैं और 7 लैंड क्रॉसिंग्स हैं, इन पे कहा गया कि इन पे विशेष इंतजाम किए जाएं। और इसके बाद जो एलोकेशन की गई है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च के, और डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च जो है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, वो जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है 34%। मैं फिर से कहूंगा 34% का इसमें डिप देखा गया है। जो रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च है जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, ये जो था पिछले बजट के अंदर जो था ये 4,062 करोड़ था, तो 2,663 करोड़ हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा था किसमें डिप हुआ है किसमें राइज हुआ है, तो आप इसका रिसर्च के अंदर आप ये देखेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर 4,062 करोड़ से ये आपका 2,663 करोड़ हो गया है, यानी कि जो डिप आया है इसमें वो 34% का आया है। तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ जो है 50,000 करोड़ की जो बात की गई थी वो की गई थी आपकी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, लेकिन इसमें भी एक कैच है, वो ये है कि ये अगले 5 सालों के लिए इसको दिया जाएगा, ताकि इसमें जो है कि वाइटल रिसर्च इकोसिस्टम उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, नेशनल प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करके थ्रस्ट एरियाज पे इस पे काम हो सके। इसके लिए एक तरीके से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 5 साल के अंदर 50,000 का प्रावधान किया गया है। अगर आप इसी तरीके से देखें तो इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसमें काफी कोशिशें की गई हैं और इसको सराहाया गया है। कोविड के अंदर खास करके जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल निभाया, अपनी भूमिका को निभाया, उसके मद्देनजर जो है आपको ये कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के बिना जो हमारा हेल्थ केयर है वो पूरा चरमरा जाता। लेकिन आप प्राइवेट हेल्थ केयर कि जो बिलिंग सिस्टम है आप इसको देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो इसमें है मेट्रोपॉलिटन के लिए काफ़ी है, पिछले लेक्चर में इसकी बातें बता चुके हैं सारी। तो अगर अब हम इसको डाटा के हिसाब से देखें किस तरीके से डाटा तो इसका हमारा को क्या बता रहा है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमें क्या कहता है, तो उनके मद्देनजर हम इसका क्रिटिक देख लेते हैं और इसको मैं जब मैं रिवाइज करूंगा ये सारा तो मैं आपको और इसमें फाइनल तरीके से बताऊंगा। तो इन सारे लबो लबाब में जो हेल्थ केयर की जो सारा कुछ ये निकल करके आया है, इसके मद्देनजर हमें जो एक तरीके से जो फाइंडिंग्स है वो क्या बताती हैं कि जो हिंदुस्तान जो खर्च करता है हेल्थ में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो हिस्टोरिकली कम रहा है और हमारे मिडिल इनकम कंट्रीज से भी कम रहा है, खास करके ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उनसे भी हम बहुत कम हैं। और हेल्थ में बजट के अंदर जो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं जो नेशंस, 189 नेशंस के अंदर हमारा जो रैंक है वो 179th रैंक है। ये मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, यानी कि बहुत स्ट्राइगरिंग है, ये फाइंडिंग्स हमारी खुल के आई है। दूसरा जो है कि हम ये चौंका देगा आंकड़ा कि जो इंडिया की जो पर कैपिटा पब्लिक
एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है ये इसको डबल हो गया है। 621 रुपये ये था आपका 2009-10 के अंदर, और ये 2017-18 में ये आपका हुआ है 1657। यानी आप देखें कि हमने पर कैप मतलब एक इंसान पर जो है एक तरीके से 621 रुपये हमारा आज से 10 साल पहले खर्च होता था, और 17-18 के अंदर आपका 1657 रुपये खर्च हो रहा है। तो ये आप बताता है अपने आप में कि इसमें आपकी सारी चीज़ें इसमें समावेशी हो जाती हैं, क्रिटिकल हेल्थ केयर से लेकर, जिसकी इस बजट में कहा भी गया है, जो एक तरीके क्रिटिक में भी मैं उसको फिर से दोहराऊंगा कि किस तरीके से वहां पर एक खामोशी बरती गई है। और हमारे को जो मिला है इस तरीके से जो रोड मैप दिया गया है उसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात की गई है और एनसीडीसी की बात की गई है इसमें। तो इसको मद्देनजर तो चलिए हम इसको एक तरीके क्रिटिक हम इसको देखते हैं। तो अगर हम ये देखें कि न्यूट्रिशन या सैनिटेशन या वाटर या पॉल्यूशन जो ये डिटर्मिनेंट्स हैं आपके एक तरीके से हेल्थ सिस्टम के, तो ये एक कोई बुरी बात नहीं है, ये विजन अच्छा है। लेकिन अगेन ये अगर ये सिर्फ एकेडमिक डिस्कशंस के लिए रहेगा तो ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ ये फिट होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। तो आपसे पूछा जाएगा कि बजट में जो हेल्थ के लिए तमाम बातें हुई हैं ये किस चीज की तरफ ये इशारा करती हैं, किससे प्रेरित होती हैं या इसके किससे रिलेट होती हैं। तो आपका आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, जो आपका है कि जो देखता है हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। तो ये आप याद रखिए SDG 3 को। इसके बाद जो एक बात आती है वो ये आती है कि हेल्थ जो है अपने आप में नहीं है, जो अगर आप इसे हेल्थ मिनिस्ट्री के टर्म्स में देखें तो यहाँ पर दो बातें मुख्यतः निकल करके आती हैं, 2 एलिमेंट्स आप इसे कह सकते हैं। एक ये है कि जो एलोकेशन हुई है नेशनल हेल्थ मिशन की लेकर के वो एक बहुत मॉडेस्ट हुई है, बहुत एक तरीके की जिसको कहते हैं कि कमी है तो नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर के। और जो दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि 64,180 करोड़ की जो स्कीम है, लेकिन उसमें जो कैच है वो ये है कि 6 सालों में स्प्रेड आउट है वो। तो सेंट्रली फंडेड यानी CSS जो स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट से भी एक तरीके से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वो कंट्रीब्यूट करे। जिस तरीके से सेंटर में 1/3 होता है, जो स्टेट्स होते हैं वो 2/3 देते हैं, लेकिन स्टेट्स के अंदर भी एक डिस्पैरिटी है। कुछ स्टेट्स बहुत बेहतर करते हैं, कुछ की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, लेकिन कुछ स्टेट्स को आप बिना सपोर्ट करे नहीं आप कर सकते। तो इसका भी ख्याल रखा जिसपे कि बजट ने एक तरीके की खामोशी बरती है। तो अब यह देखना होगा कि सेंटर किस तरीके से इसमें लीडरशिप का रोल निभाता है। तो ये कलेक्टिवली टीम इंडिया के तौर पे कैसे खेलते, जैसे इकोनॉमिक सर्वे पंत पुजारा, ये सारी तमाम बातें हुई थी। लेकिन अगर आपको लीडरशिप लेनी है तो केंद्र को ही इसमें भूमिका एक तरीके की लीडरशिप की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें कि जिस तरीके से एडिशनल अगर हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की अगर हम बात करें स्कीम के अंदर, खास करके आपका रूरल और अर्बन, तो इसमें एक जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये आपके NHM के पार्ट है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के पार्ट है। तो उसमें से पूछा जा सकता है कई बार कि आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बजट में कहा गया है ये निम्नलिखित में से किसका पार्ट है, तो आप नेशनल हेल्थ मिशन पे इस पर टिक लगाएंगे। तो ये बजट में इस तरीके के UPSC खास करके ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और देखें तो जो ये स्कीम है एक तरीके से जो एक तरीके से जो पेंडेमिक था इसके लिए इसने कहा है कि इसका प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए, सर्वेलेंस इसकी अच्छी होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्स है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वो उस पर काफी ज्यादा जोर देना चाहिए। तो जो इनका फोकस रहा है वो ये रहा है कि जो सर्वेलेंस सिस्टम है ना सिर्फ वो ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मेट्रोपॉलिटन लेवल, इनकी एक चेन हो, यानी कि छोटे से लेके बड़े से बड़े तक जाए। और जबकि जो एक तरीके से इसको मजबूती प्रदान करने की बात की गई है आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी कि जिस NCDC की मैंने बात की थी तो उसकी ब्रांचेस की, तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से इसके लिए जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिटिकल केयर यूनिट्स की तरफ तवज्जो उसमें इशारा किया है। लेकिन वो कितना हो पाएगा सक्सेस, बजट उसको कितना जस्टिफाई करेगा, आंकड़ों से कितना एलोकेशन आउटलेस, ये एक चुनौती है जिस पर कि बजट ने थोड़ी खामोशी बरती है। अगर आप देखें कि कोविड की तरफ जो एक तरीके से रिस्पॉन्स दिया हमने हिंदुस्तान ने तो वो इतना बुरा नहीं था। जिस तरीके से हेल्थ केयर चरमरा गया था उसके बावजूद जो एक तरीके से हमने डेथ रेट्स पर काबू किया, थोड़ा सा सरकार का कहना है जो रिकवरी रेट जो ये 95 पॉइंट समथिंग का बताने लगे 94 से, तो उसको ये सरकार की तरफ से कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस थी वो नेग्लिजिबल होने के बावजूद हमने बहुत अच्छा किया है। खास करके जो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जो तवज्जो देने की बात की गई है इसको एक स्टेप देख सकते हैं आप सही दिशा के अंदर। इसके बाद जो फोकस जो मिसिंग रहा है वो ये रहा है कि जो हेल्थ केयर की वर्कफोर्स है, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी किस तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ की, किस तरीके से नर्सिंग को लेकर जो मर्ज किया गया है, लेजिस्लेशन आए गए हैं, ये तमाम बातें पिछले लेक्चर में की हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ये है कि जो आपके ट्रेंड पर्सनल हैं जो आपके वो नहीं मिल रहे, खास करके आपके क्रिटिकल हेल्थ केयर के अंदर, यानी जो क्रिटिकल केयर का सेगमेंट होता है हेल्थ केयर के अंदर, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, उसके लिए हमें ट्रेंड मैन पावर की दिक्कतें हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो जब यहाँ से अपना MBBS करके निकलते हैं, BDS करके निकलते हैं, वो 1-2 साल के बाद वो फ्लाई कर जाते हैं, कनाडा सेटल हो जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। तो वो जो एक तरीके का उसको लेकर के बजट ने इस पे कुछ खास
नहीं कहा है, तो उस एरिया को और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते तो बेहतर रहता। इसके साथ साथ जो इसमें बुनियादी बात है जिसके लिए बहुत चर्चा हो रही है, उसमें 15वीं फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो है, जो कि पार्लियामेंट को सबमिट की गई थी, उसके साथ साथ जो है कि उसने ये बताया है, उसने क्लियर कट मेंशन किया है कि हेल्थ केयर का मैन पावर को लेकर के इसमें सुधार की जरूरत है। उसने ये भी कहा है, जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है हेल्थ को लेकर के, उसने ये तो कहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो ट्रेनिंग है, जो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, इसको भी मजबूत करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो एक तरीके से अब ये देखा जाए कि जो आपका बजट जो कह रहा है, जो आपका 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, लगभग ये एक ही पेज में एक ही बात कह रहे हैं। थोड़ा अलग अलग कहने का तरीका हो सकता है, थोड़ा आंकड़े अलग डिफर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों सिनर्जाइज कर जाएं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो वो ओवरऑल हेल्थ इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे। इसके साथ साथ जो होगा सब्सटेंशियल इनपुट हमें मिलेगी। इसके साथ साथ जो एलोकेशन हुई है कोविड को लेकर के 35,000 की जो बात की गई है, वो किस तरीके से स्प्रेड आउट होगी, उसमें कमी आनी आनी है। तो ये जो होगा इसमें बजट में साइलेंस बताता है कि जो उसका होगा कि वो पीएम केयर फंड से कंटिन्यू करेगा या बजट उसके लिए एलोकेशन करेगा, कहाँ से कैसे होगा, तो इस पर एक थोड़ी सी चुप्पी साधी गई है। तो इसके मद्देनजर जो है, अगर इस पे और ज़्यादा खुल के बात होती तो और बेहतर रहता। इसके साथ साथ जो एलोकेशन ऑफ वैक्सीन है, जो एक तरीके से ये आपका कवर नहीं कर रही है, तो एक तरीके से 270 मिलियन को अगर आप टोटल 300 मिलियन का टारगेट जो सरकार की तरफ से ही देना है, केंद्र सरकार की तरफ से, तो इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो ये फंड होगा इसके लिए कैसे रेज किया जाएगा, इसमें राज्य सरकारें कितना देंगी, कैसे देंगी, और जो न्यू वैक्सीन होगी वो कितना कॉस्ट करेगी, इसको भी कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। तो जो वित्त मंत्री ने एक तरीके से इसको छोड़ दिया है, ओपन एंडेड तरीके से छोड़ दिया है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें कितनी एक तरीके से सरकार की क्या प्रायोरिटीज रही हैं, किस तरीके से इसको आगे देखा जाएगा। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो बात निकल करके आई है, वो ये निकल करके आई है कि जो स्टेट की स्पेंडिंग को लेकर, इस पे काफी स्टेट्स की जो अपनी वित्तीय हालत खराब है, जीएसटी को लेकर के दिक्कतें हैं, तो हेल्थ केयर के अंदर वो कितना स्पेंड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो 1/3 आ रहा है आपका वो केंद्र से आ रहा है, 2/3 आपका स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स के अंदर जो डिस्पैरिटी है, जो स्टेट बजट्स के अंदर होंगी, वो एक तरीके से उसे भी कंसिडरेशन में किया जाना चाहिए था। बजट इस पर कह सकता था कुछ, लेकिन यहाँ भी एक तरीके का थोड़ा सा साइलेंस है। तो इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई है, वो ये निकल करके आई है आपका PMJAY, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसको भी जो है उतना नहीं मिला है। जो लास्ट ईयर फंड्स थे जो यूटिलाइज किया गया था, जो यूटिलाइज नहीं हो पाए थे कोविड की वजह से, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी पाई गई थी, जो देखी गई थी, उसको किस तरीके से ये फंड अप्रोप्रिएट कर सकते थे, लेकिन इस पर भी एक तरीके से आप कह लीजिए खामोशी बरती गई है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बजाय आपका स्वस्थ भारत योजना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, इसकी बातें करने लगे हैं। तो इसको लेकर के ये इस तरीके के अगर ये आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स नहीं जाएंगे, तो क्या इन योजनाओं का क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या नाम चेंज करके नई योजना, तो इनका ये अधर में तो नहीं लटक जाएंगे। तो इन चीजों को लेकर के बजट ने थोड़ी सी खामोशी बरती है। तो अगर आप इन सारी चीजों को अगर आप देखें, तो इसमें आपका ये निकल करके आता है। इसके बाद हम फार्मा इंडस्ट्री को भी कवर करेंगे। तो आप इसमें ये पाते हैं कि जो ये कोविड का एक तरीके से ये है कि किस तरीके से इसमें जो आप ये देखें कि 82% का जो इंक्रीज है हेल्थ केयर आउटले में ओवर बजट एस्टिमेट, जो 2020-21 की बात कर रहे थे, तो ये किस तरीके से जो इंक्रीज है आपका 65,011.8 करोड़ से आपका 2020-21 में ये 71,268.77 करोड़ हुआ है 2021-22 के लिए। तो रिसर्च जो इंक्रीज की गई है 2100 से आपकी 2000, इसको बोलते हैं 2,663 करोड़ के। तो इसमें काफी सारी तमाम बातें हुई हैं। तो इसके मद्देनजर जो ये एक तरीके से इसको क्या कहना क्या है, इसमें जो आपका जो 480 करोड़ की जो कोविड को लेके वो एक्सपेंस बॉर्न होगा, सेंटर ही उसको करेगी। हम इसको अगले स्लाइड पे देख सकते हैं। इसके अगले स्लाइड में है वो ये वाला की बात कर रहा था मैं। तो इसमें जो कोविड वैक्सीनेशन के लिए है 35,000 करोड़ की जो धनराशि इसमें अलॉट की गई है। तो कोविड की जो वैक्सीन है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव की कि जो ये बॉट हुई थी, ये पीएम केयर्स फंड की तरफ से हुई थी, और जो इसमें एडिशनल 480 करोड़ होगा वो भी आपका केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो हुई हैं, ये हेल्थ सेक्टर के अंदर जो आंकड़े हैं, किस तरीके से इनको बेहतर किया गया है, किस तरीके से इनको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, तो ये आपको इसका थोड़ा ख्याल रखना होगा। और इसमें जो खास करके जो एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, CSS की जो हमने बात कर रहे
रहे हैं, इसको लेकर के जो आपका इसके बाद जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बाद नेशनल हेल्थ मिशन की बात, इस पे क्रिटिक तरीके का आपको करना आना चाहिए। फिर एनसीडीसी की बात इसमें जो की गई है, और इसके बाद जो है कि आपका जो एलोकेशन है जो आपका हेल्थ फैमिली वेलफेयर में, ये सिर्फ आपका 9.6% बढ़ा है, यानी कि 65,000 12 करोड़ ले लीजिए आप, और उसके बाद से ये 71,279 करोड़ पे गया है। तो 137% जो है वो 35,000 करोड़ को ऐड करके बता रहा है। ये मैं समिंग अप करके बता रहा हूँ आपको। तो बेहतर ये होता कि इस पे सरकार थोड़ा सा और खुल के कहती। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हम बात कर चुके हैं, फाइनेंस कमीशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से जो कमीशन ने एक तरीके से, अगर हम 15वें फाइनेंस कमीशन की बात करें, ये जो एप्लीकेबल होगी ये बोथ केंद्र और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए एप्लीकेबल होगी, तो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। तो जो कमीशन है इसने जो रिकमेंड किया है कि 70,051 करोड़ जो है ये अर्बन HWCs को दिए जाने चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हुआ HWCs आपका, और जो कन्वर्जन करना चाहिए आपका रूरल सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर, HWC के अंदर। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि इनमें से फलां कौन सी रिकमेंडेशन नहीं है, नन ऑफ द फॉलोइंग या ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो आप इसमें ख्याल रखें। इन्होंने रिकमेंड किया है 70,051 करोड़ अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए। ये मैं 15th कमीशन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जो है कि जो कन्वर्जन किया जाना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन है जो रूरल सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं ये HWCs में इसको कन्वर्ट करने की जो सिफारिश की गई है 15वें फाइनेंस कमीशन ने इसकी की है। इसके बाद जो आता है, इसने स्ट्रेंथन करने की बात की है PSCs को, CSCs को, और ब्लॉक लेवल हेल्थ यूनिट्स को, डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइमरी केस के अंदर, इन सब की तरफ इसने कहा है। और कमीशन ने ये रिकमेंड किया है रादर कि 15,265 करोड़ जो है वो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स को दिए जाएं, और 13,296 करोड़ जो है वो ट्रेनिंग के लिए दिए जाएं एलाइड हेल्थ केयर वर्कफोर्स को। तो ये आंकड़ा आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा है कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है। तो जो रिकमेंड किया है वो 15,265 करोड़ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स के लिए, 13,296 करोड़ जो है ये आपके ट्रेनिंग के लिए एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। तो बजट और फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन, अगर हम इनको समावेशी करके आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कराएं, तो हमारा जो है हेल्थ केयर सिस्टम डेफिनेटली मजबूत होना चाहिए, होगा बिल्कुल। लेकिन अभी जो चुनौतियां हैं अगर आप देखें बड़े पैमाने पर तो काफी सारी हैं। उसके लिए बजट के जो लोकेशंस हैं इसमें थोड़ा सा क्लेवरली डाटा को इधर से उधर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये अच्छा कदम है। लेकिन ये 2-3 सालों में पता चलेगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जाना, इसमें जाना ही चाहिए, जाना होगा, करना नहीं होगा। तो अगर आप हेल्थ केयर के एक्चुअल्स आप देखें, 86,259 है, रिवाइज एस्टिमेट्स में 1,00,000, 2,000 उसमें फिर बजटरी एस्टिमेट्स में आपका 2,23,886 है। तो ये इस आंकड़ों को किस तरीके से, न्यूट्रिशन क्या है, वैक्सीनेशन का क्या है, तो ये आपका जो है ये एक्चुअल डेटास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर आगे देखें तो एक्चुअल्स आपका जो है ये 86,279 पे निकल करके आएगी ये फिगर। तो ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, ये सब आपको मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद जो है कि ये कोविड के एक्सपेंडिचर के ऊपर बात आ जाती है, किस तरीके से न्यूट्रिशन या फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट है, ये आपके रिवाइज एस्टिमेट्स का डेटा आप देख रहे हैं इसमें। उसके बाद जो आपका ये बजटरी एस्टिमेट्स और रिवाइज एस्टिमेट्स दोनों का आप डेटा देख रहे हैं, कोविड के लिए जिस तरीके से स्पेशल प्रोविजन किया गया है, तो ये तमाम बातें, इसमें एक फार्मा इंडस्ट्री का भी हम जिक्र करते चले यहाँ पर, जो बजट से एक तरीके से दवा कारोबार को एक तरीके से थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है इनके। तो इसमें जो एक तरीके से जो 70% से जो इंडिया में जो है, हिंदुस्तान के अंदर 70% से अधिक दवाएं जो हैं वो दूसरे देशों से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर रहती हैं। लेकिन इस बार जो है कि बजट के अंदर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें आयात शुल्क को घटाया गया है या बढ़ाया गया है दवा कारोबार के अंदर। तो इसमें बढ़ा दिया गया है आपके आयात शुल्क को, और इसमें सरकार ने जो एक तरीके से थोड़ा सा झटका लगा है इससे कारोबार को, और उसके लिए जो है कि देश में जो बिना देश में आयात होने वाले जो जिसका जो सॉल्ट होता है उसकी व्यवस्था की है। अगर आप ये इम्पोर्ट ड्यूटीज या आयात शुल्क को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके इस सेक्टर को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो सरकार को जो है कि आयात शुल्क बढ़ाने से पहले अगर हिंदुस्तान के अंदर वो ऐसी व्यवस्था कर देती जिससे दवा कारोबारियों को ये दवा बनाने में कि एक तरीके से सॉल्ट जो है वो सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती तो और बेहतर होता। बजट ने यहाँ पर थोड़ा सा निराश किया है। तो अगर हम इसको देखें कि बीते कई सालों से जिस तरीके से फार्मा कंपनियों की ये मांग करती आई है कि कम से कम कीमतों पर देश में तमाम सॉल्ट मिल जाते, तो उससे जो होता है दूसरे देश से आयात जो करना पड़ता है उस पर निर्भरता भी थोड़ी कम हो सकती थी। तो आने वाले समय में बताएंगे किस तरीके से ये सब रोल आउट होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर इसको ईमानदारी से अगर आप कहें तो ना इस सेक्टर को कोई लाभ हुआ है
है, ना कोई नुकसान हुआ है। विभिन्न एक तरीके से इनकी जो मांग थी फार्मा इंडस्ट्री की कि जो सरकारी विभागों में जो इनके पैसे फंसे हुए हैं वो जल्दी से रिलीज कर दें, लेकिन बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बजट इसमें साइलेंस रहा है। और इसके साथ सरकार ने जो फिलहाल दिखाने के लिए कंपनियों पर डीजल और पेट्रोल के जो बढ़ाए सेस का बोझ डाला है, तो आने वाले वक्त में जो कंपनियां जो हैं इस बड़े सेस की वसूली जनता से ही करेंगी। तो ये एक तरीके से इसको थोड़ा सा एड्रेस किया जा सकता था, लेकिन ये जो है आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ाएगा। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपका ये होगा कि जो दवाएं की जो कीमत है इंडिया के अंदर खास करके वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो उस दवाई की कीमत अगर बढ़ जाती है, पहले ही हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना है, और अगर जिसको कहते हैं कि अगर आपकी जेब पर ये भारी पड़ने लगेगा हेल्थ केयर को, तो उसको इग्नोर किया जाएगा। फिर जो मैक्सिमम क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है जो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है बिटवीन डेथ एंड लाइफ, तो उसको लेकर के थोड़ी सी निराशा। बजट इस पर बेहतर कर सकता था, ये छोटा सा एक तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से ये ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर आप ओवरऑल देखें कि बजट ने किस तरीके की अपनी भूमिका निभाई है, किस तरीके से किया गया है, तो इसमें जो एलोकेशन है सारी बातें ठीक है, लेकिन इसमें काफी कुछ किया जाना चाहिए, और ये अगले 2-3 साल में पता चलेगा कि दिशा किस तरफ जा रही है। लेकिन बहरहाल बातें बजट में काफी हुई हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव कर देगा, हेल्थ एंड केयर को कर देगा, लेकिन अगर आप इसे धरातल पे देखें, हकीकत के तौर पे देखें, तो चुनौतियां कम नहीं है। और इतना आसान नहीं होता है कि आप कहें कि आपने आज 100 एम्स बना देंगे, 200 एम्स बना देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए जो है कि एलोकेशन लगता है, उसको पैसे को खर्च करा जाना चाहिए, ईमानदारी से खर्च किया जाना चाहिए। अपर कैपिटा देख लीजिए 1629 रुपए जो मैंने अभी फिगर बताई थी, 10 साल पहले आपकी 600 कुछ रुपए थी। तो आप इनको देख सकते हैं कि जिला अस्पताल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1003 है। तो ये जो स्ट्रैगरिंग आंकड़े हैं ये हम लेक्चर 2 में कवर कर चुके हैं, बहुत डिटेल से कर चुके हैं, तो आप इसको सुनिएगा। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर जो एक साहसिक कदम है, पहल अच्छी है, वो सारी बातें ठीक है, एकेडमिक डिस्कशंस के लिए अच्छा है, लेकिन धरातल में यही चीजें उतारने के लिए और ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। तो सरकार उसके लिए क्या तैयार है कि नहीं है, या ओपन एंडेड रहने वाला है ये काम, तो इसके मद्देनजर ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।